नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मुगल इतिहास पढ़ रहे हैं, हम मुगल इतिहास समझ रहे हैं और मुगल इतिहास के हम आखिर तक पहुंच चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। और बहुत सारे कारण निहित हैं, बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन के, कोई एक कारण तो है नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर पाएंगे, तो ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर जो है हम इसे दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर की जहाँ तक बात है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की बात है, तो बहुत सारे कारण जो है, बहुत सारे रीजंस जो हैं वो इसके दिए गए हैं, दिए जाते हैं। और बहुत सारे कारणों में औरंगजेब को ही रिस्पॉन्सिबल माना गया है, जिम्मेवार माना गया है। तो तीन नाम मैं हिस्टोरियंस के लेना चाहूँगा जिन्होंने इस पर बहुत काम किया है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पे, और डिफरेंट रीजंस जो हैं, कॉजेज जो हैं वो हमें देते हैं। अतर अली हैं, अतर अली साहब जो हैं वो अग्रेरियन क्राइसिस जो हो गया था, जो एक कृषि व्यवस्था में क्राइसिस आ गया था मुगल एम्पायर में, उसको एक मेन पॉइंट मानते हैं, मेन कॉज मानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का। इरफान हबीब साहब हैं, उन्होंने भी अग्रेरियन क्राइसिस की और जागीरदारी सिस्टम की बात की है, जागीरदारी क्राइसिस की जो है वो बात की है इस पे। सतीश चंद्रा जो है वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉजेज जो हैं उसको मानते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन में आर्थिक परिणाम, आर्थिक नीतियां जो थीं औरंगजेब और औरंगजेब के बाद जो मुगल बादशाह हुए हैं उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सभी को डिस्कस करेंगे हम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल के वीडियोस को, लेक्चर्स को लाइक कर रहे हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, और बारी बारी से सभी जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात कर रहे हैं औरंगजेब की धार्मिक नीति की। औरंगजेब की धार्मिक नीति को हम सोशियो रिलीजियस फैक्टर मान सकते हैं, एक सामाजिक धार्मिक कारण मान सकते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का, मुगल साम्राज्य के डिक्लाइन का। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति हम कर भी चुके हैं। आप इसे विस्तार में जाना चाहें, इसे डिटेल में देखना चाहें तो मेरे पिछले लेक्चर्स आप रेफर कर सकते हैं, उस पर जा सकते हैं जहाँ पे रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब को हमने डिस्कस किया था। तो वही हम आज बात रिकॉल करेंगे कि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो मुख्यतः एक कट्टर धार्मिक नीति मानी गई है। अवधारणा यही है और थी भी यही, लेकिन वो कट्टर धार्मिक नीति क्यों बनी, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सरफेस पे हमें दिखता है हम उसी को लेकर चलते हैं। तो सरफेस पे हमें यह दिखा कि औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति थी, स्पेशली 1669 के बाद, 1669 के बाद तो उन्होंने बिल्कुल ही धार्मिक नीति जो है चेंज कर ली है और एक कट्टर धार्मिक नीति का अनुसरण करते हैं। और उस कट्टर धार्मिक नीति में कहीं ना कहीं वो हिंदू वर्ग को अपने से अलग करते जाते हैं। इस कट्टर धार्मिक नीति में मंदिरों का ध्वस्त करना भी शामिल था, जजिया कर का लगाना भी शामिल था, और कहीं ना कहीं जो हायर पोस्ट थी, विशेषकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, लगान मालगुजारी विभाग में, वहां पर हिंदुओं को हटा देना, ये भी उनकी एक कट्टर धार्मिक नीति का हिस्सा बन गया था। अब कई इतिहासकार ये कहते हैं, जिसमें सतीश चंद्रा भी शामिल है, कि जो ये नीति अपनाई गई थी इट वॉज नॉट बेसिकली एंटी हिंदू। ये हम एंटी हिंदू नीति नहीं कह सकते हैं, बट बेसिकली इट वाज एंटी राजपूत, कि कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है वो राजपूतों से खफा नजर आ रहा है 1669 में, और राजपूतों को वो मुगल नोबिलिटी से निकाल रहा है, नोबल्स के पदों से हटा रहा है, और मराठों को शामिल कर रहा है। और मराठा मनसबदार बहुत भारी संख्या में उसने बनाए हैं, शामिल किए हैं, ये बात भी कही जाती है। और अकबर के समय में इतने मराठा मनसबदार नहीं थे, इतने औरंगजेब के समय में आए। तो जो भी है, हम किसी भी पॉइंट को लें, किसी भी मत को लें, अब अगर उसकी नीति एंटी राजपूत भी है तो वो नीति एंटी हिंदू ही मानी गई, क्योंकि राजपूत जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, इंपॉर्टेंट हिस्सा थे पूरे के पूरे हिंदू वर्ग का। तो ये जो धार्मिक कट्टर नीति का अनुसरण औरंगजेब ने किया, इसका नतीजा उसे भुगतना पड़ा। प्रजा छूट रही थी उससे, कहीं ना कहीं आम जनता में, आम प्रजा में रोष पैदा हो रहा था, बिकॉज द मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज हिंदू। तो इस वजह से एक कारण बनता है, औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीति एक कारण बनता है
मुगल साम्राज्य के पतन का। पतन एकदम नहीं हो गया, लेकिन इसने एक भूमिका निभाई है, एक रोल जरूर कहीं ना कहीं निभाया। फिर हम बात करेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ औरंगजेब लाइफ कि उसने लगभग 25 वर्ष 25 ईयर्स ही रिमेन्ड इन द डेक्कन। 50 वर्ष तक वो रूल कर रहा है, लगभग 50 वर्षों का उसका शासन है, और उसमें से वो 25 वर्ष तक जो है वो दक्षिण में है। वो डेक्कन वॉर्स में इन्वॉल्व हो चुका है, वो बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, मराठों के साथ संघर्ष में बुरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। और इस सारे किस्से में कहीं ना कहीं उत्तर और मध्य भारत जो था वो कहीं पीछे छूट रहा था। ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन द नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। वहां पे उसके जो है गवर्नर्स थे, और वो जो गवर्नर्स थे औरंगजेब के बेटे थे, वो उस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उत्तर और मध्य भारत में बगावतें शुरू हो चुकी थी, विद्रोह शुरू हो चुके थे जब तक औरंगजेब दक्षिण में था। तो उसकी दक्षिण नीति का परिणाम ये निकला कि ना तो उससे दक्षिण अच्छी तरह से संभल पा रहा था, ना तो वो मराठों के साथ अपने संघर्ष में पूरी तरह से कामयाब हो पा रहा है, और ना ही वो उत्तर और मध्य भारत में जो विद्रोह शुरू होते हैं, जो रिवोल्ट शुरू हो गए हैं उसके खिलाफ, उनको संभालना भी मुश्किल साबित हो रहा था। एग्जाम्पल सतनामियों का विद्रोह, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं। सतनामी विद्रोह जो है वो देखने को मिला, जाटों का विद्रोह मथुरा के आसपास देखने को मिला, गोकुल, चूड़ामन, राजाराम, ये सब इश्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। और सिखों का विद्रोह जो है गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, वो भी देखने को हमें मिला। और ये इसीलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि औरंगजेब इज एब्सेंट, क्योंकि औरंगजेब वहां पर अनुपस्थित है, औरंगजेब वहां पर नजर नहीं आ रहा। औरंगजेब दक्षिण में बिजी है, औरंगजेब दक्षिण में पार्टिसिपेट कर रहा है, औरंगजेब दक्षिण के युद्धों में इतना मशगूल हो चुका है कि उसका बिल्कुल भी ध्यान उत्तर और मध्य भारत में नहीं है। और इतिहासकार उसकी दक्षिण नीति को भी एक कारण मानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन का, क्योंकि इस नीति ने कुछ खास हासिल नहीं होने दिया औरंगजेब को, मुगलों को, और रिवोल्ट्स को बढ़ाया, जो रिवोल्ट्स सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया में देखने को मिले। फिर बात करते हैं अयोग्य शासक। औरंगजेब के बाद इनकैपेबल रूलर्स 11 के करीब जो है वो लेटर मुगल्स हम मानते हैं। लेटर मुगल्स जो है उनकी गिनती 11 है, और ये सभी जो है 1707 में शुरू होते हैं, और 1707 से लेकर 1857 तक कोई भी जो रूलर है, कोई भी बादशाह जो है, इतिहासकार उसे उस कैपेसिटी में योग्य नहीं मानते जितने कि पूर्ववर्ती मुगलों में माने गए थे। बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो कैपेबिलिटीज इन बादशाहों ने दिखाई थी एक भारत में सुदृढ़ प्रशासन देने की, वो कैपेबिलिटी जो है वो बहादुर शाह पहले से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसी ने भी नहीं दिखाई। ये बात सभी इतिहासकार कहते हैं, इस बात से सहमत हैं। हाँ, उनका समयकाल जरूर लंबा हो सकता है। फारूक सियार का समयकाल जरूर लंबा था, 1719 से लेकर 1748 तक का था। इसी प्रकार से 1719 तक था, 1712 से लेकर। मोहम्मद शाह का जो है वो काफी लंबा गया, 1719 से 1748 तक गया, काफी देर तक उसने रूल किया, लेकिन स्थिति जो है वो नहीं संभाल पा रहे थे। और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल इंट्रिग्स थी, कॉन्स्पिरेसीज थी, दरबारों में चल रही, उन्होंने एक रोल प्ले किया, वो हम एक अलग से पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सभी बादशाह एक प्रकार से अपनी भूमिका इस प्रकार से अदा कर रहे थे कि उन्हें विरासत में एक साम्राज्य मिल गया, एक बड़ा साम्राज्य मिल गया, और उन्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अपना जीवन जो है वो ऐश प्रस्ती में लगा दिया, भोग विलासता में लगा दिया, और इस ढंग से वो शासन कर रहे थे। और इतने विशाल साम्राज्य के ऊपर इस ढंग से प्रशासन नहीं किया जा सकता था, जहां पर वेरिएशंस बहुत थी, जहां पर क्लास की वेरिएशंस बहुत थी, जहां पर रिलीजन की वेरिएशंस बहुत थी, जहां पर कास्ट की वेरिएशंस बहुत थी, और जहां पर हैव्स और हैव नॉट्स में डिफरेंसेस बहुत थे, जहां पर ज्योग्राफिकल वेरिएशंस बहुत ज्यादा थी, भौगोलिक परिस्थितियां भी बिल्कुल भिन्न भिन्न थी। तो उस केस में इन योग्य शासकों के बस की बात वो नजर नहीं आ रही थी कि वो शासन कर सकते। अयोग्य किस कैपेसिटी में? क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन था मुगलों का। अगर किंग स्ट्रांग है तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, अगर बादशाह स्ट्रांग है तो प्रशासन स्ट्रांग है, अगर लीडर स्ट्रांग है तो प्रशासन स्ट्रांग है, लीडर वीक है, बादशाह वीक है तो प्रशासन भी वीक होगा। और 1707 के बाद जो लीडर थे वो वीक थे। आसपास के नोबल जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाएं,
वो प्रशासन में अपनी सक्रियता उस ढंग से नहीं निभा पाएंगे अगर आपका नेता वीक है, अगर आपका बादशाह वीक है। तो एक तरह से अयोग्य शासकों ने इस प्रकार से अपना रोल प्ले किया मुगल साम्राज्य के पतन में। सांस्कृतिक अभाव का पैदा होना, एक सांस्कृतिक वैक्यूम, स्पेस, कल्चरल वैक्यूम जो है वो पैदा हो गया था औरंगजेब के बाद। ये भी इतिहासकारों का कहना है। नए कल्चरल इन्फ्लुएंसेस आ रहे थे, यूरोपियंस आए हैं। यूरोपियंस का पॉइंट हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। जो यूरोपियंस आ रहे थे तो एक नया कल्चर जो है, एक नए वैल्यूज, नए मापदंड, नए मूल्य लेके आ रहे थे और कहीं ना कहीं उन मूल्यों का टकराव हो रहा था, उन वैल्यूज का टकराव हो रहा था। और जब उन वैल्यूज का टकराव हो रहा था तो जो वैल्यूज, जो मूल्य इन्होंने तय किए हुए थे, मुगलों ने तय किए हुए थे, वो 1707 के बाद कहीं ध्वस्त हो रहे थे, कहीं खोते जा रहे थे। The later Mughals were not able to confront, you can say, with the guns. एक तलवार का मुकाबला गन से नहीं कर पा रहे थे, तलवार का मुकाबला तोपों से, डायनामाइट से नहीं कर पा रहे थे। पाश्चात्य शिक्षा जो है, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न थॉट, वो आना शुरू हो चुका था। लेकिन वो एक परंपरागत जो मूल्य चले आ रहे थे मुगलों के, कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल एक सेटअप होता है, वहां पे ये टकराव नजर आ रहा था। और उस टकराव में जो ब्रिटिशर्स के मूल्य थे या वेस्टर्न थॉट था, वो कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा था। जब वो हावी हो रहा था तो कहीं ना कहीं इनका पतन होना शुरू हो गया। तो ये भी एक कारण रहा है मुगलों के डाउनफॉल का, कि वो इतनी आसानी से पतन की तरफ क्यों जाते हैं। एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं आज। तो एक पॉइंट जो और डिस्कस करते हैं वो है कि विशाल साम्राज्य। अब विशाल साम्राज्य, एक वास्ट अंपायर जो है, वो अपने आप में तो अच्छी बात होती है। विशाल साम्राज्य कोई नेगेटिव पॉइंट तो नहीं होता, लेकिन इतिहास में कहा जाता है, हिस्ट्री में कहा जाता है कि जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं आगे चलकर वही नेगेटिव पॉइंट्स बन जाते हैं। पतन किसी भी साम्राज्य का हो, चाहे मौर्य साम्राज्य का देखा हमने, चाहे गुप्त काल का देखा, चाहे हर्षवर्धन है, या कोई भी साम्राज्य जो बड़ा साम्राज्य था, उसके पतन के बीच उसके साम्राज्य के अंदर ही कहीं छुपे होते हैं, कहीं बाहर से नहीं निकालने पड़ते। जेनेसिस वही है, ओरिजिन वही है। तो एक्सपेंशन होता रहा, मुगल साम्राज्य का एक्सपेंशन होता रहा। अकबर के समय में कम था, औरंगजेब के समय में बहुत एक्सपेंड हुआ। साउथ इंडिया तक हम पहुंच गए, हम डेक्कन तक पहुंच गए, बहुत सारे एरियाज को हमने इंक्लूड कर लिया, मुगलों ने इंक्लूड कर लिया वहां पर। और इतनी ज्यादा एक्सपेंशन को उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या वो संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो वो इतनी बड़ी एक्सपेंशन को, विस्तार को वो संभाल नहीं पाए, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थी, संचार माध्यम इतने सशक्त नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, आना जाना इतना सुलभ नहीं था, इतना सरल नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन वाज नॉट वेरी इजी। और उस केस में अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता तो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बेलग जाते थे पूरे लाभ लश्कर के साथ, और पीछे से सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाती थी। तो जोग्राफिकल एक्सपेंशन is good only when you have very good means of transportation and communication, but it was lacking in the case of Mughals. It was lacking in the case of every empire, we can say, in the ancient and medieval times. तो विस्तृत साम्राज्य, विशाल साम्राज्य जो है वो एक अपने आप में अच्छी बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉइंट जो है ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनता है। तो हम इसे कल डिस्कस करेंगे, कल इसे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। हम आज हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो मुगल साम्राज्य के पतन के मैं कारण बता रहा हूं वो समझ आ रहे हैं। तो लाइक करें चैनल हिस्ट्री बाय राकेश बाबा, और कल हम कंटिन्यू करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। कुछ और पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।